हेलो बच्चों, मैं मोहन सिंह राजपूत आज की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का भाग 2 भारतीय इतिहास के कुछ विषय, और इसका 8वां अध्याय किसान, जमींदार और राज्य हम पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में इसका कुछ भाग हमने पढ़ा था और आज इसके इस भाग में हम पढ़ेंगे चांदी का बहाव। भारत का व्यापार बहुत ही उन्नत अवस्था में था, इसलिए विदेशी लोग जब भारत में वस्तुएं खरीदने आते थे वो चांदी बदले में दे जाते थे। इस तरह भारत में बहुत सारी चांदी विदेशों से आकर इकट्ठी हो गई। ये हम इस भाग में समझेंगे। तो देखिए, चांदी का बहाव। मुगल साम्राज्य एशिया के उन बड़े साम्राज्यों में से एक था जो 16वीं-17वीं शताब्दी में सत्ता और संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में कामयाब रहे। जो मुगल साम्राज्य है वो एक बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य था 16वीं और 17वीं शताब्दी में मुख्यतः, और ये दुनिया के उन शक्तिशाली साम्राज्यों में से था जिन्होंने सत्ता पर अपनी अच्छी पकड़ बना ली थी और भारत में एक राजनीतिक एकीकरण ले आए थे। ये जैसे बात करें कि चीन में इसी समय चीन में मिंग वंश का शासन था, ईरान में सफावी का ईरान में शासन था, और ओटोमन साम्राज्य तुर्की में स्थापित था। तो ऊपर भारत से ऊपर चीन और मध्य एशिया में ईरान और तुर्की में भी शक्तिशाली साम्राज्य था, और उसी समय भारत में भी एक शक्तिशाली मुगल साम्राज्य था। तो कुछ समय के लिए शांति स्थापित हो गई थी, राजनीतिक एकीकरण स्थापित हो गया था, जिससे व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। अक्सर जब युद्ध चलते रहते हैं और छोटे छोटे बहुत सारे राज्य होते हैं तो व्यापार वाणिज्य उतनी विकसित अवस्था में नहीं पहुंच पाता, क्योंकि भारत में मुगल साम्राज्य शक्तिशाली था। इसने कुछ समय के लिए भारत में स्थिरता पैदा कर दी थी, और इसी तरह पूरे मध्य एशिया और चीन में भी स्थिरता थी, क्योंकि चीन में भी एक शक्तिशाली मिंग साम्राज्य था, ईरान में सफावी और तुर्की में ओटोमन साम्राज्य और भारत में मुगल साम्राज्य। इन सब ने मिलकर एक ऐसा केंद्र स्थापित कर दिया था पूरे मध्य एशिया और उपमहाद्वीप भारत और चीन में कि व्यापार वाणिज्य बहुत ही अच्छी अवस्था में पहुंच गया था। तो देखिए, इन साम्राज्यों की राजनीतिक स्थिरता से चीन से लेकर भूमध्य सागर, चीन से लेकर और जो इटली या यूरोप में भूमध्य सागर है वहां तक जमीनी व्यापार का जीवंत जाल बिछाने में मदद की। एक शक्तिशाली साम्राज्य सारे थे, तो व्यापारी आराम से एक साम्राज्य से दूसरे साम्राज्य चीन से भूमध्य सागर तक आते जाते थे और व्यापार करते थे। इस वजह से भारत से समुद्र पार व्यापार में एक और भौगोलिक विविधता आई, तो दूसरी ओर कई नई वस्तुओं का व्यापार भी शुरू हो गया। अब ऐसा स्थिर साम्राज्य था, इसीलिए भारत में व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। विदेशी वस्तुओं में व्यापार होता था, समुद्र के द्वारा भी व्यापार होता था, और नई नई वस्तुओं के व्यापार यहाँ पर शुरू हो गए। लगातार बढ़ते व्यापार के साथ साथ भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं का भुगतान करने के लिए एशिया से भारी मात्रा में चांदी आई। व्यापार बढ़ा तो भारत में जो इस समय चीज़ें बनती थी वो विदेशी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। इराक और ईरान या तुर्की का जो क्षेत्र था, तो वो लोग जब भारत में भारतीय वस्तुएं या उत्पाद खरीदने आते थे तो बदले में वो चांदी दे के जाते थे। चांदी के बदले में वो भारतीय वस्तु खरीद ले जाते थे। इससे भारत में मध्य एशिया से भारी मात्रा में चांदी भारत में आ गई थी। इस चांदी का एक बड़ा हिस्सा भारत की तरफ खिंच के आ जाता था, भारत में चांदी आके इकट्ठा हो जाती थी, और यह भारत के लिए अच्छा था। वस्तुएं बिक रही है, बदले में चांदी आ रही है, अच्छा था, क्योंकि यहाँ चांदी के प्राकृतिक संसाधन कम थे। उस समय भारत में चांदी कम निकलती थी। अब चांदी ज़्यादा आई तो चांदी के सिक्के छपने लग गए, और इस तरह से सिक्कों के द्वारा भारत में जो नगद विनिमय है उसको बढ़ावा मिला। आगे बात करें, इटली के एक मुसाफिर हैं, इटली के एक यात्री हैं, मुसाफिर हैं, जिनका नाम है जोवान्नी कारेरी, और उन्होंने इसका पूरा विस्तृत विवरण दिया है कि किस तरह भारत में मध्य एशिया और यूरोप से चांदी आ रही है और भारत में चांदी का प्रभाव बना हुआ है। तो इटली के एक मुसाफिर है जोवान्नी कारेरी, जो लगभग 1690 में भारत से होकर गुजरे थे, ने इस बात का सजीव चित्रण पेश किया है कि किस तरह चांदी तमाम दुनिया से होकर भारत पहुंचती थी। इसका विवरण उन्होंने लिखा है अपने यात्रा वृतांत में। उसी से हमें यह भी पता चलता है, जो मुसाफिर है, यात्री है जोवान्नी कारेरी, जो इटली का है, जो 1690 में भारत आया था, यात्रा करने गुजरा था भारत से, तो उसी के विवरण से हमें यह भी पता चलता है कि 17वीं शताब्दी में भारत में बड़ी अद्भुत मात्रा में नगद और वस्तुओं के आदान प्रदान हो रहा था। 17वीं शताब्दी से पहले ऐसा माना जाता है कि वस्तु विनिमय के द्वारा ही व्यापार होता था।
नगद मुद्रा भारत में बहुत ही कम चलती थी। यहाँ तक कि अभी पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि बादशाह अकबर ने अपने राजस्व अधिकारियों को ये निर्देश दिए थे, आदेश दिए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व नगद में वसूल किया जाए, लेकिन अगर कोई किसान नगद में राजस्व ना दे सके तो फसल के रूप में राजस्व ले लिया जाए। लेकिन चांदी ज़्यादा आने से भारत में ज़्यादा से ज़्यादा चांदी के सिक्कों का प्रवाह शुरू हो गया और नगद में व्यापार और लेन देन भारत में शुरू हो गया। ऐसा विवरण भी कौन देते हैं? इटली के मुसाफिर जोवान्नी कारेरी हमें देते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए अबुल फजल की आइन ए अकबरी। इस अध्याय में अब तक हमने जो भी पढ़ा वो हमें किस स्रोत से पता चलता है? वो पता चलता है अकबर के शासनकाल में लिखा गया एक बड़ा ग्रंथ था अकबरनामा, और उसी का एक भाग है आइन ए अकबरी, जो अकबर के दरबारी विद्वान अबुल फजल के द्वारा फारसी भाषा में लिखी गई थी। अब हम उस ग्रंथ के बारे में थोड़ी सी यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए आइन ए अकबरी आंकड़ों के वर्गीकरण के एक अद्भुत, एक बहुत बड़े ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजना का नतीजा थी, जिसका जिम्मा बादशाह अकबर के हुक्म पर अबुल फजल ने उठाया। तो ये पुस्तक है आइन अकबरी, इसमें बहुत सारे आंकड़े हैं कि बताता है कि अकबर के समय 12 प्रांत होते थे। इन प्रांतों में किस में कितनी ज़मीन थी, किससे कितनी राजस्व वसूल होता था, कौन कहाँ का सूबेदार था। तो बहुत सारे आंकड़े हमें प्रदान करती है आइन अकबरी, और इसे लिखने की जिम्मेदारी अकबर के शासनकाल में किसने उठाई थी? अबुल फजल ने अकबर के हुक्म पर लिखा था, उसके दरबार में बैठ के। आगे बात करें अकबर के शासन के 42वें वर्ष, अकबर के शासन के 42वें वर्ष, अकबर का शासन 1556 में शुरू हुआ था और 42वें वर्ष मतलब 1598 ईस्वी में 5 संशोधनों के बाद इसे पूरा किया गया। मतलब आइन अकबरी जो ग्रंथ है वो अबुल फजल ने अकबर के समय लिखा था, अकबर के दरबार में बैठ के लिखा था, और अकबर के शासन के 42वें वर्ष मतलब 1598 में ये ग्रंथ पूरा हुआ। अबुल फजल ने ग्रंथ को लिखने के बाद 5 बार इसमें अलग अलग तरह से संशोधन भी किए। तो 5 बार संशोधन के बाद 1598 में ये ग्रंथ बन के तैयार हो गया था, पूरा लिख दिया गया था अबुल फजल के द्वारा। आगे बात करें आइन, मतलब आइन अकबरी की बात कर रहे हैं जहां आइन लिखा हुआ है। आइन इतिहास लिखने के एक ऐसे बृहत्तर परियोजना का हिस्सा थी जिसकी पहल अकबर ने की थी। इस परियोजना का परिणाम था अकबरनामा, जिसे 3 जिल्दों में रचा गया। पहली 2 जिल्दों में ऐतिहासिक दास्तान पेश की गई। तो जो ये किताब लिखी गई थी आइन अकबर, ये अकबर के आदेश पर अबुल फजल ने लिखी थी और इतिहास लेखन की परियोजना का हिस्सा थी। इससे पहले मुगल दरबार में एक तरह से इतिहास नहीं लिखा जाता था, लेकिन इतिहास लेखन की परंपरा अकबर के द्वारा शुरू की गई। और जो किताब अबुल फजल ने लिखी थी इतिहास की, उस किताब का नाम था अकबरनामा। मेन किताब कौन सी थी? अकबरनामा। और अकबरनामा है, इस किताब के 3 भाग है, मतलब 3 जिल्दों में ये लिखी गई है। अकबरनामा के 3 भाग है, और इसी का जो 2 भाग है, अकबरनामा के पहले 2 भाग हैं, उनमें तो पूरे इतिहास की जानकारी मिलती है कि अकबर ने कौन से युद्ध लड़े, कौन से वर्ष क्या युद्ध हो रहा था, कौन से वर्ष अकबर का राज्याभिषेक हुआ, ये सारे इतिहास की जानकारी मिलती है। लेकिन जो इसका तीसरा भाग है उसको कहते हैं आइन ए अकबरी। उसमें हमें अकबर के प्रशासन, राजस्व, इस तरह की सारी जानकारी मिलती है। तो मेन ग्रंथ जो अबुल फजल ने लिखा वो था अकबरनामा। अकबरनामा के 3 भाग थे और पहले 2 भाग हैं उनमें इतिहास लिखा गया है, और तीसरा भाग जिसे आइन अकबरी कहते हैं उसमें अकबर के प्रशासन और राजस्व संबंधी जानकारी हमें मिलती है। तीसरी जिल्द जो है अकबरनामा की, जो तीसरा भाग है, तीसरी जिल्द जो है वो क्या नाम है उसका? आइन अकबरी, को शाही नियम कानून के सारांश और साम्राज्य के एक राजपत्र की सूरत में संकलित किया गया। तो इसमें जो शाही नियम कानून और जो भी राजस्व प्रशासन वगैरह थे, ये सारी जानकारी हमें इसमें मिलती है अकबरनामा के तीसरे भाग में, जिसका नाम है आइन अकबरी। आइन कई मसलों पर विस्तार से चर्चा करती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आइन अकबरी में विस्तार से चर्चा की गई है। जैसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके बारे में विस्तार से हमें आइन अकबरी में जानकारी मिलती है? दरबार कैसे चलता था, दरबार के बारे में विस्तार से लिखा गया है। प्रशासन और सेवा का संगठन,
राजस्व के स्रोत और अकबरी साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल। बताता है कि अकबर के समय 12 प्रांत थे, कौन सा क्षेत्र किस प्रांत में था, ये पूरा भौगोलिक विवरण भी हमें मिलता है। और लोगों के साहित्यिक, सांस्कृतिक व धार्मिक रिवाज भी हमें आईन अकबरी में मिलते हैं। इन चीज़ों के बारे में विस्तार से इस ग्रंथ में लिखा गया है। अकबर की सरकार के तमाम विभागों और प्रांतों को सूबे कहा जाता था, तो सूबों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के अलावा आईन इन सूबों के बारे में पेचीदे और आंकड़ेबद्ध सूचनाएं बड़ी बारीकी के साथ देती है। मतलब पूरी जानकारी तो देती है प्रशासन वगैरह के बारे में, प्रांतों के बारे में, साथ में प्रांतों के बारे में आंकड़ों की सूचना बड़ी बारीकी से देती है कि किस प्रांत में कितनी जनसंख्या थी, कितनी भूमि थी, नपाई के दौरान पता चला, कितना राजस्व वहाँ से जमा होता था और कितना हासिल होता था, पूरे आंकड़े उसमें लिखे गए हैं। तो बड़ी ही बारीकी से आईन अकबरी लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा। इसने बादशाह को साम्राज्य के तमाम इलाकों में प्रचलित रिवाजों और पेशों की जानकारी दी। जो अबुल फजल है जिसने ये ग्रंथ लिखा था, अकबर के सामने बैठ के लिखता था, तो इस ग्रंथ से खुद बादशाह अकबर को भी अपने पूरे साम्राज्य के हर क्षेत्र के अलग अलग रीति रिवाजों की जानकारी मिल जाती थी अकबर को। इस तरह हमारे लिए आईन अकबर के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य के बारे में सूचनाओं की खान है। खासकर अकबर के शासन और थोड़ा मुगल साम्राज्य के बारे में सूचनाओं का भंडार है हमारे लिए आईन अकबरी। फिर भी यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी आईन अकबरी को पढ़ते वक्त इतिहासकारों को यह ध्यान रखना होता है कि जो आईन अकबरी है वो दरबार में बैठ के लिखी गई है, किसी क्षेत्र का दौरा करके नहीं लिखी गई। तो वो केंद्र की नज़र से राज्यों को देखते हुए लिख रहा है या महलों में बैठ के लिखी गई है, तो कहीं ना कहीं वो सच्चाई से थोड़ी दूर हो सकती है। तो ये सावधानी रखनी पड़ेगी हमें आईन अकबरी का अध्ययन करते समय। तो देखिए, फिर भी यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आईन का नज़रिया क्षेत्रों के बारे में केंद्र का नज़रिया है। केंद्र का क्या नज़रिया है, दूर के क्षेत्रों के बारे में, वो हमें इसमें देखने को मिलता है। या यूं कहें कि समाज के शीर्ष से देखी हुई समाज की तस्वीर है, ऊपर महलों से देखी हुई समाज की तस्वीर है, वास्तविकता से थोड़ा दूर हो सकता है जो हमें आईन अकबरी दिखाता है वो तस्वीर। आगे बात करें, आईन 5 भागों का संकलन है। मतलब हमने बात की कि मूल ग्रंथ है अकबरनामा। अकबरनामा के 3 भाग हैं। पहले 2 भाग इतिहास के बारे में है और तीसरे भाग का नाम है आईन अकबरी, जो अकबर के पूरे रीति रिवाज, मुगल कालीन रीति रिवाज, समाज, प्रशासन और राजस्व वगैरह हर तरह की जानकारी हमें देता है। फिर बात कर रहे हैं कि आईन अकबरी के भी फिर 5 भाग है। जो तीसरा ग्रंथ है आईन अकबरी, उसके 5 भागों में उसका संकलन है, जिसके पहले 3 भाग प्रशासन का विवरण हमें देते हैं। पहला भाग जो है इसका, उसका नाम है मंजिल आबादी। आईन अकबरी के 5 भाग है, उसका पहला भाग क्या है, मंजिल आबादी। ये हमें क्या जानकारी देता है, तो पहला भाग मंजिल आबादी के नाम से पहली किताब शाही घर परिवार और उनके रख रखाव से ताल्लुक़ रखती है। शाही परिवार के बारे में, शाही परिवार में क्या रीति रिवाज होते थे, किस तरह उनका रख रखाव होता था, ये सारी जानकारी आईन अकबरी का जो पहला भाग है जिसका नाम है मंजिल आबादी, वो हमें देती है। दूसरे भाग का क्या नाम है, सिपह आबादी। अब इसमें क्या मिलता है, तो दूसरा भाग है सिपह आबादी, सैनिक व नागरिक प्रशासन और नौकरों की व्यवस्था के बारे में है। और इस भाग में शाही अफसरों, जो मनसबदार है, उनके बारे में जानकारी मिलती है। विद्वानों, कवियों और कलाकारों की संक्षिप्त जीवनियाँ भी हमें इस भाग में मिलती है, जो आईन अकबरी का दूसरा भाग है जिसका नाम है सिपह आबादी। उसमें हमें ये जानकारी मिल जाएगी। आगे तीसरे भाग की बात करें, तीसरे भाग का नाम है मुल्क आबादी। अब इसमें क्या मिलता है, आईन अकबरी का तीसरा भाग है मुल्क आबादी। वह भाग है जो साम्राज्य व प्रांतों की वित्तीय पहलुओं तथा राजस्व की दरों के आंकड़ों की विस्तृत जानकारी देने के बाद 12 प्रांतों का बयान करता है। इस तीसरे भाग से पता चलता है कि अकबर के समय कितने प्रांत थे, 12 प्रांत हुआ करते थे और उनसे कितना राजस्व इकट्ठा होता था। इस तरह की सारी जानकारी हमें इस तीसरे भाग से मिलती है। इसी भाग में, इसी खंड में हर प्रांत और उसकी अलग अलग इकाइयों की कुल मापी गई जमीन और निर्धारित राजस्व भी दिया गया है।
सूबा स्तर की विस्तृत जानकारी देने के बाद आइन हमें सूबों के नीचे की इकाई सरकारों के बारे में विस्तार से बताती है। ये सूचनाएं तालिकाबद्ध तरीके से दी गई है और हमें निम्नलिखित सूचनाएं इसमें मिलती है। आईन अकबरी के जो तीसरे भाग है उसमें हमें ये सूचनाएं मिलती है। पूरा प्रशासन के बारे में सूचना मिलती है, 12 प्रांतों के बारे में सूचना मिलती है, प्रांतों का शासन कैसे चलता था ये भी सूचना मिलती है। जैसे परगनात या महल होते थे, प्रशासन की एक इकाई, उसके बारे में जानकारी देता है। किलों के बारे में जानकारी देता है, सूबेदारों ने अपने किले बनाए हुए थे या और कौन कौन से किले किस तरह से होते थे, ये सारी जानकारी मिलती है। आराजी और जमीन ए पाईमूद मतलब मापे गए इलाके की हमें जानकारी देता है कि कितना क्षेत्र है जो कृषि पैदा जिसमें की गई है, मापे गए इलाके की सूचना देता है। आगे बात करें नगदी मतलब नगद निर्धारित राजस्व की भी हमें सूचना देता है। सरयुगल क्या होता था? सुरयुगल होता था दान में दिया गया राजस्व या अनुदान। जो विद्वान कवि होते थे बादशाहों के द्वारा उनको दान में जमीन दे दी जाती थी, तो उस जमीन को क्या कहते थे? सुरयुगल। तो दान में दिए गए राजस्व या अनुदान की भी हमें जानकारी मिलती है। जमींदारी जो व्यवस्था थी उन जमींदारों के बारे में भी पूरी जानकारी इसी तीसरे भाग में मिलती है। फिर खाने 7 व 8 में जमींदारों की जातियों और उनके घुड़सवार, पैदल सिपाही, प्यादा व हाथी पील सहित उनके फौज की जानकारी भी हमें मिलती है। चौथी और पांचवी किताब, तो ये तो तीसरी किताब में सारी जानकारी मिली आईन अकबरी के तीसरे भाग में। आईन अकबरी का जो चौथा और पांचवा भाग है उनके बारे में देखो। भारत के लोगों के मजहबी, साहित्यिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों से ताल्लुक रखती है। इन तो जो चौथा और पांचवा है वो भारत के जो लोग हैं उनके धर्म के बारे में, उनके साहित्य के बारे में, संस्कृति के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में विस्तार से उनमें लिखा गया है। और आखिर में अकबर के शुभ वचनों का एक संग्रह है। जो पांचवी किताब है उसके आखिर में अकबर के जो वचन है, शुभ वचन है, उनका संकलन भी किया गया है। इसकी पांडुलिपि को लेखक द्वारा 5 बार संशोधित किया गया। जो लेखक है अबुल फजल, इसने अपनी किताब लिखने के बाद 5 बार उसको संशोधित किया, जो गलतियां थी उनको ठीक किया। तो इस प्रकार जो लिखने वाला अबुल फजल है वो बिल्कुल शुद्ध और सही तरीके से लिखना चाहता था इस किताब को। इससे ऐसा लगता है कि प्रमाणिकता की खोज में अबुल फजल काफ़ी सावधानी बरत रहे थे कि प्रमाणिक तरीके से ही ये किताब लिखी जाए, ऐसी हवा में नहीं लिखी जाए, सबूतों के आधार पर और प्रमाणिक तरीके से ही ये किताब लिखी जाए। इसलिए 5 बार इसमें संशोधन किया खुद लेखक ने। फिर भी जिन इतिहासकारों ने ध्यान से आइन का अध्ययन किया है वे बताते हैं कि यह ग्रंथ पूरी तरह समस्याओं से परे नहीं है। कोई भी ग्रंथ समस्याओं से परे नहीं हो सकता। इसीलिए जो आईन अकबरी है इतनी सावधानी से लिखा गया, 5 बार उसमें संशोधन भी किया गया। फिर भी कुछ कमियां इस ग्रंथ में रह गई हैं। वो क्या है कि जोड़ करने में कई गलतियां पाई गई है। आंकड़ों के जो जोड़ हैं उनमें कई गलतियां पाई गई है, या ऐसा कह सकते हैं, हो सकता है अबुल फजल ने तो सही लिखा हो लेकिन उसकी पांडुलिपि तैयार करने वाले दूसरे लेखक थे, उन्होंने कुछ गलती कर दी हो। आइन की एक और सीमा यह है, उस ग्रंथ की एक और जो गलती है, सीमा है, वो यह है कि इसमें संख्यात्मक आंकड़ों में विषमताएं हैं। आंकड़े ठीक से नहीं लिखे गए हैं। सभी सूबों से आंकड़े एक ही शक्ल में एकत्रित किए गए हैं। कीमतों और मजदूरी की दरों की जो विस्तृत सूची आइन में दी गई है वह साम्राज्य की राजधानी जो होती थी आगरा या उसके इर्द गिर्द के इलाकों से ली गई है। हमने बात की कि जो आईन अकबरी है वो दरबार में बैठ के, महलों में बैठ के लिखी गई, महलों की दृष्टि से वो बाकी साम्राज्य को देखती है। तो उसमें जो कीमतें, वस्तुओं की कीमतें या मजदूरी की दरें जो दी गई है तो वो आगरा के आसपास, जो राजधानी होती थी आगरा, उसके आसपास के क्षेत्रों की ही दरें देती है। दूर के क्षेत्रों की दरें उसमें पता नहीं चलती कि वहाँ भी कितनी महंगाई थी, वस्तुओं की कीमतें क्या थी, मजदूरी की दर क्या थी। दूर के क्षेत्रों की हमें जानकारी नहीं मिल पाती, वो आगरा के आसपास की ही जानकारी उसने दी है हमें। जाहिर है कि देश के बाकी हिस्सों के लिए इन आंकड़ों की प्रासंगिकता सीमित हो जाती है। इन सीमाओं के बावजूद भी आइन अपने समय के लिए एक असामान्य व अनोखा दस्तावेज है।
ठीक है बच्चों, अब देखिए हम देख रहे हैं हमारी पुस्तक में जो काल रेखा दी हुई है पूरे मुगल साम्राज्य को एक संक्षिप्त दृष्टि से हम देखेंगे कि किस मुगल बादशाह का शासन कब तक रहा और कौन कौन सी मुख्य घटनाएं जो हुई उनको वो कब हुई, किस सन में हुई, वो हम देखेंगे। तो देखिए बच्चों, काल रेखा जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, मुगल साम्राज्य के इतिहास के मुख्य पड़ाव देखेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है 1526। 1526 में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर आता है और पानीपत के युद्ध में वो इब्राहिम लोदी को हरा देता है। ये पानीपत का प्रथम युद्ध था जिसमें इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में कर दी थी। तो 1526 दिल्ली के सुल्तान जो इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराकर बाबर पहला मुगल बादशाह बन जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 में, जिसमें बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। 1530 से 40 तक, 1530 में तो बाबर की मृत्यु हो गई और 30 से 40 तक फिर बाबर के पुत्र हुमायूं ने शासन किया था। तो देखो 1530 से 40 तक हुमायूं के शासन का पहला चरण था। 2 चरणों में हुमायूं ने शासन किया। 1530 से 40 तक उसने शासन किया। 1540 में हुमायूं शेर शाह सूरी से हार गया और वो कहीं विदेश चले गए थे, ईरान की तरफ। वापस आएंगे 15 साल बाद और दोबारा शासन करेंगे हुमायूं। तो देखिए 1540 से 55 तक फिर क्या रहा, हुमायूं तो चले गए थे यहाँ से हार के, और किसने हराया था, शेर शाह ने। तो शेर शाह से हारकर हुमायूं सफावी दरबार, सफावी शासन था ईरान में, तो वहाँ चले गए थे। सफावी दरबार में प्रवासी बनकर रहते रहे हुमायूं और 15 साल बाद वापस आए, दिल्ली का सिंहासन वापस प्राप्त किया, लेकिन जल्दी उनकी मृत्यु हो गई और हुमायूं की मृत्यु के बाद उनके पुत्र सिंहासन पे बैठते हैं, उनका नाम था अकबर। तो 1556 से 1605 तक अकबर का शासनकाल रहा, काफ़ी लंबा। फिर 1605 से 1627 तक जहांगीर का शासनकाल रहा जो अकबर के पुत्र थे। 1628 से 1658 तक शाहजहां का शासनकाल रहा जो जहांगीर के पुत्र थे, और फिर शाहजहां के पुत्र थे औरंगजेब, और औरंगजेब का शासनकाल रहा 1658 से 1707 तक। आगे बात करें कि 1739 में एक ईरान से एक आक्रमणकारी आता है और वो भारत पे आक्रमण करता है। नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है और दिल्ली को बुरी तरह से वो लूटता है, नादिर शाह। 1761 की बात करें, 1761 में अहमद शाह अब्दाली पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हरा देता है। इस समय मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था और मराठे ताकतवर हो रहे थे, और दिल्ली के ऊपर आक्रमण करते हैं अहमद शाह अब्दाली, और पानीपत के मैदान में तीसरा युद्ध होता है और 1761 की बात है जिसमें अहमद शाह अब्दाली मराठों को हरा देते हैं। 1765 बंगाल के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए गए। अब तक अंग्रेज भारत में मजबूत हो चुके थे और इस तरह बंगाल के पूरे अधिकार, वहाँ पे राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार कंपनी को मिल गया था। और 1857 में क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति, और उस समय अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। तो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने गद्दी से हटा देते हैं और उनको देश निकाला देकर रंगून भेज देते हैं, वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। रंगून को आज क्या कहेंगे, यांगोन, जो कि म्यांमार में स्थित है, वहाँ भेज देते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने पढ़ी काल रेखा। अगली कक्षा में हम प्रश्न उत्तर हल करेंगे। उम्मीद है आपको कक्षा पसंद आई होगी। धन्यवाद।